हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस का जो रीट के मॉडल पेपर है। जिन एस्पिरेंट्स की सेकंड जो लैंग्वेज इंग्लिश है, रीट फर्स्ट लेवल में जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हुई है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। वो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए पॉडकास्ट बना दी है, तो आप एक एक करके सभी मॉडल पेपर से लर्न कर सकते हो। तो चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच मॉडल इज यूज्ड, कौन सा मॉडल यूज किया जाता है। विच मॉडल इज यूज टू गिव एडवाइस, कौन सा मॉडल है वो एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है या मेक सजेशंस, सजेशन करने के लिए यूज किया जाता है, वो है शुड। एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, मे का यूज परमिशन में या फिर पॉसिबिलिटी बताते हैं तब होता है। सेल और विल का यूज है वो फ्यूचर के कार्य हैं, उनको दर डिटर्मिनेशन हो कार्यों में या फिर प्रोमिस हो या थ्रेट हो तब सेल विल का यूज किया जाता है। तो शुड है वो एडवाइस और सजेशन में यूज किया जाता है। ही इज एज डेप्ट एज ए ब्रश, वह ब्रश की तरह ही डेप्ट है। डोंट बिलीव ए वर्ड ऑफ वॉट ही सेज, जो कहता है उस पर बिलीव मत करना। बिलीव मत करना इसका मतलब क्या है। ही इज अनरिलायबल, वह अनरिलायबल है, अविश्वसनीय। अनरिलायबल का सीधा सा मतलब है अविश्वसनीय। यहाँ डेप्ट का मतलब हो गया अविश्वसनीय, चालाक, धोखेबाज, है ना। ठीक है, मूर्ख भी इसका अर्थ होता है, कुशल होना ये भी इसका अर्थ होता है। लेकिन यहाँ हो गया कि वो इतना ब्रश की तरह डेप्ट है, तो उसके शब्दों पर बिलीव मत करना। ठीक है, इसका मतलब वो अनरिलायबल है। वैसे डेप्ट का मतलब होता है रियली सिली, वास्तविक मूर्ख। ठीक है, आगे देखो, रीड द पोइम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। पोइम को केयरफुली रीड करना है और उसका सही आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट स्नो, पहली बर्फबारी। स्नो फ्लेक्स डांस अपॉन द ग्राउंड। स्नो फ्लेक्स है, स्नो फ्लेक्स बर्फ के जो फ्लेक्स है वो डांस कर रहे हैं अपॉन द ग्राउंड, जमीन पर। स्नो फ्लेक्स होते हैं पपड़ियाँ, बर्फ की जो पपड़ियाँ है वो डांस कर रही है ग्राउंड पर। तो यहाँ देखो स्नो फ्लेक्स डांस कर रही है, ये पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। कवरिंग द वर्ल्ड विदाउट द साउंड, और बर्फ ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है संसार को विदाउट द साउंड, बिना कोई साउंड के, बिना कोई ध्वनि के संसार को उसने कवर कर रखा है। ए ब्लैंकेट सॉफ्ट है, और कैसी है बर्फबारी। ए ब्लैंकेट सॉफ्ट, एक कंबल की तरह सॉफ्ट है। सो प्योर एंड वाइट है, इतनी ही प्योर और वाइट है। वाइट और प्योर दोनों ही बर्फ के लिए यूज किए हैं। ब्रिंग्स पीस अपॉन द क्वाइट नाइट, और शांत रात के लिए बिल्कुल शांति लेके आती है बर्फ। तो चलते हैं, ये पोइम है, इसको हम करते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का। व्हाट इज द स्नो, इज स्नो कंपेयर टू इन द पोइम। पोइम में स्नो की कंपैरिजन किससे हुई है, ब्लैंकेट से हुई है। देखो कि स्नो कैसी है, ब्लैंकेट की तरह सॉफ्ट है बिल्कुल, है ना। फायर से नहीं हुए, स्टॉर्म से नहीं हुए, शेडो से नहीं हुए, ब्लैंकेट से हुए। वोट इज द ट्यून इन द पोइम, पोइम में जो ट्यून है वो बिल्कुल काम है, शांत ध्वनि है। यानी बर्फ को एकदम शांत बताएगी, शांत रात में बिल्कुल शांतिपूर्वक वो आती है ना। अगला देखो, वोट डज द फ्रेज विदाउट द साउंड। विदाउट द साउंड है वो किसको सजेस्ट कर रहा है, लाउड को, नॉइज को, एंडिंग को सजेस्ट नहीं कर रहा है। ये जो विदाउट द साउंड है, बिना आवाज़, इसका मतलब होता है स्नो बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, अब करेक्ट लिंकिंग डिवाइस जोड़ना है, लिंकिंग डिवाइस ना कंजक्शन जोड़ना है। सी स्टडीड फॉर मंथ्स, उसने महीनों तक मेहनत की। स्टडीड फॉर मंथ्स, महीनों तक मेहनत की। सी पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स के साथ उसने एग्जाम पास किया। फ्लाइंग कलर्स का मतलब उत्साह के साथ उसने एग्जाम पास किया। तो मेहनत की और उसका रिजल्ट, ये रिजल्ट बताने के लिए कौन सा यूज होता है, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कौन से क्वेंटली, इसका मतलब परिणाम स्वरूप उसने मेहनत की, परिणाम स्वरूप उसने फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम पास की। ऑल दो में विरोधाभास दिखाता है, पहले वाक्य के विरुद्ध दूसरा कोई कार्य हुआ है तो ऑल दो यूज किया जाता है। इवन दो भी विरोधाभास, नॉर्दलेस में विरोधाभास होता है, लेकिन इसमें रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, तो दियर फोर, कॉन्सिक्वेंटली, ये शब्द यूज किए जाते हैं। अगला देखो, पैसेज दिया है, पैसेज में क्या है, टू मेन, दो आदमी की कहानी बताई गई। दो आदमी वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ, फॉरेस्ट के पास चल रहे थे। टॉकिंग कॉरेज एंड लॉयल्टी, साहस और लॉयल्टी की बातें कर रहे थे। बिगर वन हु हैड ए गन, बड़े के जिसके पास गन थी, वॉज बोस्टिंग हिज ओन ब्रेवरी एंड फिडेलिटी,
खुद की ब्रेवरी और खुद की जो फिडेलिटी थी, खुद की जो लॉयल्टी थी, उसके बारे में वो बात कर रहा था। अचानक लार्ज बियर केम बिहाइंड फ्रॉम ए रॉक क्लोज इन फ्रंट ऑफ देम। अचानक एक बड़ा बियर है, वो चट्टान के पीछे से उनके सामने आ गया। स्टूड इन देयर वे ग्राउलिंग एंग्रली, उनके रास्ते में खड़ा हो गया, गुर्राते हुए एंग्रली एंग्रली गुर्राते हुए खड़ा हो गया। बोस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, जो घमंड कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो पास के पेड़ पर चढ़ गया। ड्रॉपिंग हिज गन, अपनी बंदूक को फेंकाते हुए, गिराते हुए। क्लाइंबिंग टू ए सेफ प्लेस, और सुरक्षित स्थान चढ़ते हुए चढ़ा। विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में बिना सोचे। पहले तो घमंड कर रहा था, फिर अचानक पेड़ पर चढ़ गया। द लेटर फ्लंग हिमसेल्फ, बाद वाले ने अपने फेंका दिया खुद को। फलंग फलंग फेंकाने को कहते हैं। अपॉन हिज फेस, मुंह के बल, फेस के बल। एज दो डेड, मानो कि मर गया हो, इसे मरने की तरह वो अचानक गिर गया। द बियर स्मेल्ट हिज बॉडी, बियर ने उसकी बॉडी को स्मेल किया। टर्न हिज, और उसको पलटा। लिक्ड हिज फेस, उसके चेहरे को चाटा। सुपोजिंग हिम टू बी डेड, और मानते हुए कि भी ये मर गया है। वेंट ऑन इट्स वे लिविंग हिम अनहर्ट, बिना कोई हर्ट किए उसको अनहर्ट किए हुए छोड़ते हुए अपने रास्ते पर चला गया। अनोदर मैन केम डाउन फ्रॉम द ट्री, दूसरा आदमी पेड़ के ऊपर से नीचे आया। गोइंग टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास जाते हुए सेड कहा, वेल वॉट सीक्रेट डिड ही विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर, कि कौन सा रहस्य उसने अपने आपके कानों में बुदबुदाया। टू विच द लिटिल मैन, जिसके प्रति उस छोटे से आदमी ने ओव्ड हिज ओन लाइफ टू हिज ओन पर्सन, जिसने ओवन की अपने जीवन को, ओवन हिज लाइफ, जिसने जीवन को बचाया। बाय टू हिज ओन परसेंस ऑफ माइंड, खुद के दिमाग से, जिसने खुद के दिमाग से अपने जीवन को बचाया था, उस आदमी ने नोट टू बोस्टेड, बिल्कुल भी घमंड नहीं किया बहादुरी का, और फिडिलिटी, और न ही कोई वफादारी का घमंड किया। टू हिज ऑफ हिज कंपेनियन, अपनी कंपेनियन की वफादारी का भी उसने कोई घमंडे नहीं किया। उसने उत्तर दिया इसके प्रति भी क्या कहा, उसने उत्तर दिया बिना कोई घमंड करते हुए शांति से। ही सेड, वाई पुट नॉट योर ट्रस्ट इनटू द ब्रेगर्स, कि तुम्हें अपने ब्रेगर्स पर, तुम्हें अपने घमंड करने वाले व्यक्तियों पर, से कि बगाड़ने वालों पर क्यों विश्वास करना चाहिए। आई शेल टेक हिज एडवाइस, और मैंने उसकी सलाह मान ली है। ये उसने कहा था। ये दोनों फ्रेंड्स और बियर की कहानी है बिल्कुल। वोट वर द टू मैन टॉकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ, फॉरेस्ट पाथ पर जाते हुए दो मैन किस बारे में बात कर रहे थे, वो कॉरेज और लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे थे, साहस और वफादारी की बात कर रहे थे। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, फेथफुलनेस, है ना। आफ्टर सीइंग द बियर, भालू को देखते हुए, वोट हैपन टू द बोस्टर, बोस्टर का क्या हुआ। ही प्लेड एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, नियरेस्ट ट्री, पास के पेड़ पर चढ़ गया भाग करके बोस्टर, घमंड करने वाला। वोट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिनिंग द मैन, आदमी को एग्जामिन करने के बाद आदमी, बियर क्यों चला गया। ही कुडंट स्टैंड, नहीं, ही थॉट द मैन वॉज डेड, बियर ने सोचा कि आदमी मर गया। वोट सेव्ड द लिटिल मैन, छोटे से आदमी ने, वोट सेव्ड द लिटिल मैन, उस छोटे से आदमी को किसने बचाया। हिज ओन परसेंस ऑफ माइंड, खुद के दिमाग ने, खुद की जो दिमाग की उपस्थिति है उसने उसको बचाया। परसेंस ऑफ माइंड, परसेंस मतलब है कि जो बुद्धि है उसकी, उसने उसको बचाया। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डेमोस्ट्रेट राइम्स, कौन सी लाइनें और राइम को डेमोस्ट्रेट कर रही है। मून लाइट ऑन द वाटर वॉज प्योर डिलाइट, ये लाइन तो कहीं भी राइमिंग नहीं कर रही। राइमिंग का मतलब होता है कि सेम साउंड रिपीटेड एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में एक ही साउंड रिपीट हो, वो राइमिंग होती है। टोल ट्रीज विस्पर्ड सॉफ्टली इन द ब्रिज, ब्रिज है, ब्रिज की, इसमें किसी से राइमिंग नहीं हो रही है। आई थिंक आई सेल सिंक इफ आई ड्रिंक अनदर ड्रिंक, यहाँ देखो क्या की ध्वनि हो रही है, सिंक, ड्रिंक, ड्रिंक, लेकिन ये कंफ्यूजिंग हो रही है, सही राइमिंग नहीं हो रही है। द ओल्ड मैन सेट इन चेयर विद ए सोलेमन स्टेयर, तो यहाँ चेयर की किससे हो रही है, स्टेयर से राइमिंग हो रही है, एंड ये रे की ध्वनि मैच हो रही है, तो ये सही है, एकदम राइमिंग है, सही राइमिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है लाइन। पर्सनिफिकेशन का उदाहरण, विंड हॉल्ड थ्रू द नाइट, विंड वैसे हवा, हवा गुर्राई, वैसे गुर्राता कौन है, गुर्राता भी डॉग कुत्ते हाउल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ हवा गुर्रा रही है, तो एक निर्जीव चीज़ सजीव की तरह शो हो रही है। निर्जीव चीज़ यदि सजीव की तरह शो हो तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं, तो हवा को गुर्राते हुए दिखाया गया है, तो ये सही है। हार्ट इज एज कोल्ड एज आइस, हृदय है वो बर्फ की तरह ठंडा था, तो ये तो सिमिली है, कंपेरिजन ये है ना। ओशन वॉज एज ब्लू एज द स्काई, कि जो महासागर था
वो बिल्कुल आकाश की तरह नीला था, ये भी सिमिली है। सिंग स्वेट सी सिंग्स स्वीटर देन द नाइट एंगल, वह नाइट एंगल से भी बढ़िया गाती है, इसमें भी सिमिली यूज हुई है, कंपेरिजन हुआ है तीनों में। तो ये पर्सनिफिकेशन है ए में। ठीक है, आगे देखो, वो टाइप ऑफ साउंड इज द पै इन पेट, पेट में जो पै है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखो पै है वो यदि अपने कॉन्सोनेंट को क्लासिफाई करते हैं तो पै है वो प्लसिव है। प्लसिव का मतलब होता है कि सडन रिलीज होता है अचानक। कौन कौन से प्लसिव होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पै बै टे डे कै गे, ये प्लोसिव्स है। प्लोसिव्स में क्या होता है कि अचानक स्टॉप होता है और सडन रिलीज होती है। जो एयर आती है, हवा से एयर आती है, वो हवा हवा स्टॉप होकर सडन रिलीज अचानक रिलीज होती है। तो ये कौन से होते हैं, इनमें ये तीन जोड़े हैं प्लोसिव के। पेब है, ये बिलाबिल होते हैं, होठों से आर्टिकुलेट होते हैं। टेड है, ये फ्रिकेटिव, ये टेड है यानी ये भी क्या है, एलोवियल है। एलोवियल मतलब होता है कि नीचे वाली जीभ जीभ है वो ऊपर वाली तलवे से जाके जो रीज होती है वहाँ से टकराती है। कह गए ये वेलोर होता है, पीछे की जीभ है वो ऊपर टकराती है। ठीक है, नसल नजल होता है वो एम एन और नंग, ये तीन साउंडे नेजल होती है, नाक से बोली जाती है। फ्रिकेटिव फ्रिकेटिव कौन सी होती है, च जय, जो च जय होता है, च और जय, ये फ्रिकेटिव होता है च जय। ठीक है, फ्रिक्शन होता है इसमें, पर फ्रिकेट होता है कि हवा है बिल्कुल हल्के से निकलती है, फ्रिक्शन के साथ है निकलती है। तो ये ध्यान रखना। इसमें पूछा कि पे है वो कौन सी साउंड है, पे है वो प्लोसिव है बिल्कुल। ये मैंने कहा एक्स्ट्रा ये और याद कर लेना, ये प्लोसिव्स होते हैं, पे बे टेड है कह गए, ये प्लोसिव्स है। ये नेजल है ना, ये फ्रिकेटिव है। अप्रोक्सीमेट ले और रे, ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम गैप के साथ हवा निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है। देखो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, देखो मैंने अब ये पेयर बताए ना, पे बे टेड कह गए, इसमें ये पहली वाली वॉइस लेस है। पे वॉइस लेस होता है, डे वॉइस्ड होती है। टे में टे है वॉइस लेस होती है, डे वॉइस्ड होती है। कै वॉइस लेस होती है, गे वॉइस वॉइस्ड होती है। तो देखो इसमें कौन सी है, फै फै वॉइस लेस होती है, वह वॉइस्ड होती है। फै वह में देखो फै वह जोड़ा है, फै वॉइसलेस होती है और वह वॉइस्ड होती है। से वॉइसलेस होती है, टे डे ना, टे वॉइसलेस होती है, डे वो वॉइस्ड होती है। तो ये साउंड है ना वह, ये क्या है, वॉइस्ड है। बाकी ये वॉइसलेस है तीनों ही। आगे देखो, वो टाइप वो वोवल इज ई साउंड इन सी, जो सी है उसमें से और बड़ा वोवल है इसमें, क्योंकि डबल ई आ रहा है, डबल ई के बड़े ई, लंबा वोवल है ये, लंबा वोवल है ना, तो लॉन्ग वोवल है ये। शॉर्ट वोवल ये खाली छोटी ही होती है, वो शॉर्ट वोवल होता है, ये लॉन्ग वोवल है। दिप्थोंग नहीं, दिप्थोंग में तो क्या डबल ई, डबल वोवल आता है इसमें, दिप्थोंग में ग्लाइड करती है जीभ, तो बी सही है इसका। स्किवा ए साउंड अकर्स इन विच वर्ड, कौन से वर्ड में ये साउंड ए अकर होती है। तो देखो बैट, बैट में ये होता है फोनेटिक ट्रांसफर, ए ये आता है बैट। अबाउट, तो इसमें ये ए बे ए बे आउट, आओ उट, अबाउट ये होता है इसका फोनेटिक। तो ये ए साउंड किस में आ रही है, अबाउट में आ रही है। सी में तो अभी देखा हमने, ये बड़ी होती है सी। डॉग, तो डे ओ गे डॉग, ये वैसे औ भी होता है, डॉग ऐसे भी होता है ना। तो ये फोनेटिक ट्रांसफर है। तो ए ध्वनि किस में आ रही है, अबाउट इसमें आ रही है। ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड्स बोथ ए वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड है, जिसमें वॉइस्ड और वॉइसलेस दोनों आ रही है वो बताना है आपको। तो देखो से जय, ये से और जय दोनों एक वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है। पे और पे के साथ बे आना चाहिए, पे वॉइसलेस होता है और बे वॉइस्ड होता है ना। बे गए नहीं होता है, बे और गे दोनों ही वॉइसलेस होता है। फै वह ये भी है, लेकिन ये हल्के हैं, इसमें ए आपको ज़्यादा करेक्ट है। दूसरा ये भी सही है कि फै वॉइसलेस होता है और वह वॉइस्ड होता है, ठीक है, लेकिन ए आपको मानना है क्योंकि जय है वो ज़्यादा वॉइस्ड होता है वैसे। आगे देखो विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है।
देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, तो ये देखो हैव और हैव ये तो होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। सिंगुलर तो इन दोनों में से एक होगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच एवरी आइदर नाइदर, इनसे यदि प्रोनाउन बने तो प्रोनाउन उनका देयर होगा। इसलिए देखो ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ देयर ओन बुक्स, ईच एवरी का जो प्रोनाउन बनता है वो देयर बनता है, इसलिए बी सही है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ट्रेडिशनल शेक्सपियर सोनेट्स? शेक्सपियर सोनेट्स हैज द 14 लाइन, शेक्सपियर सोनेट्स हैज द 14 लाइन। उसमें एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और लास्ट वाले 6 लाइनों का सस्टेट होता है। ऑक्टेव और लास्ट वाला सेस्टेट, सेस्टेट है ना। ऑक्टेव में ए बी ए, और सस्टेट होता है सी डी ई सी डी ए। ये सॉरी इटालियन सोनेट है, सॉरी सॉरी, ये इटालियन सोनेट का पैटर्न है। शेक्सपियरियन सोनेट में तो क्या होता है कि पहले 3 स्टेंजा आते हैं, 4 लाइनों के 3 स्टेंजा आते हैं, लास्ट में एक कपलेट आता है। तो उनकी ध्वनि होती है ए बी है ना, ए बी लास्ट इसकी राइम स्कीम होती है। तो 3 पहले क्वार्टरेन आते हैं और लास्ट में एक कपलेट आता है। 3 लाइनों का चार 4 लाइनों के 3 कपलेट आते हैं, और लास्ट में 2 लाइनों का एक लास्ट में 2 लाइनों का एक कपलेट होता है, दोहा होता है, और ऊपर 4 लाइनों के 3 क्वार्टरेन होते हैं। ठीक है, ए बी ए है ना। ये इसका जो राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन की, कभी पूछ जा सकती है, ये होती है ए बी सी डी ई एफ, और लास्ट में कपलेट की होती है जी। तो ये राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन की। ये इटालियन सोनेट की है ना। इटालियन सोनेट की ये राइम स्कीम होती है। इटालियन सोनेट का ये 8 ऑक्टेव होता है, 8 लाइनें पहली, लास्ट वाले 6 लाइनें होती है वो सस्टेट होता है। इसमें भी क्या होता है ए बी ए बी ए, और लास्ट में 6 लाइन होती है वो सी डी ई होता है। ये ऑक्टेव का और ये सस्टेट, ये इटालियन सोनेट है। और इटालियन और शेक्सपियर दोनों ही 14 लाइन होती है। ठीक है, ये राइम स्कीम बताई मैंने आपको। ऑडियोलिंगुअल मेथड एम्फसाइजेज, ऑडियोलिंगुअल मेथड एम्फसाइज करता है, किसको एम्फसाइज करता है? ऑडियोलिंगुअल ट्रांसलेशन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, बिल्कुल इसमें पैटर्न प्रैक्टिस और रिपीटेशन किया जाता है, क्योंकि बार बार एक ही प्रकार के सेंटेंसेस रिवाइज किए जाते हैं, एम्फसाइज किया जाता है रिपीटेशन को लेकर। यूज ऑफ मदर टंग, नहीं, यूज ऑफ मदर टंग होती नहीं इसमें। क्रिएटिव राइटिंग नहीं, सिर्फ रिपीटिस होता है, प्रैक्टिस होती है रिपीटेशन की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल? कौन सा है की प्रिंसिपल है टीचिंग इंग्लिश टू यंग लर्नर्स? यंग लर्नर्स को पढ़ाने का सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है? यूज कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स? नहीं। फोकसिंग ऑन द ट्रांसलेशन? नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़, ये इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। प्ले बेस्ड जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जो खेल पर आधारित जो गतिविधि है, वो शामिल करनी चाहिए। सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग? कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज लर्निंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बताना है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग पहले ही बता दिया कि सिर्फ लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए सीखी जाती है, वार्तालाप के लिए सीखी जाती है, उसमें लिसनिंग स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस रहता है। एम्फेसिस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल ये होता है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है इसमें। यूज हो तो ऑथेंटिक मटेरियल यूज पर कोई ऐसा जोर नहीं दिया जाता है। इंग्लिश ग्रामर की ड्रिल कराई जाती है? नहीं कराई जाती है। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है वो होता है, ग्रामर की ड्रिल नहीं कराई जाती है। ऑथेंटिक मटेरियल ये होता है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक मटेरियल यूज किया जाता है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये ग्रामर की ड्रिल इसमें नहीं कराई जाती, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक मटेरियल का यूज होता है, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होता है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ग्रामर की ड्रिल इसमें नहीं होती है। CLT यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग होती है, उसमें एरर को देखा जाता है। साइन ऑफ फेल्योर नहीं, फेल होने का साइन नहीं होता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है कि यदि गलती हो जाती है तो फेल होने का साइन थोड़ी है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हाँ ये है भी। जो एरर है वो एक लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, गलती होना एक लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। समथिंग टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, भी गलती किसी प्रकार से रोकी जानी चाहिए, ये भी नहीं, गलती होती है तो होने दो। ए रीजन टू फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन में भी फोकस नहीं किया जाता है, सिर्फ रट्टा फिक्सन पर ये जोर नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ बी इसमें सही है। वन चैलेंज इन असेसिंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, एक चैलेंज होता है असेस करने में, मूल्यांकन करने में, असेस करने में, आंकलन करने में, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के आंकलन करने में एक चैलेंज है। लिमिटेड टेस्टिंग मटेरियल,
लिमिटेड टेस्टिंग मटेरियल ये तो चैलेंज है, वैसे नहीं है। और एम्फेसिस ऑन ओरल एग्जाम्स, ओरल एग्जाम पर एम्फेसिस किया जाता है, ये भी नहीं है। बाइज्ड इन स्टैंडर्ड टेस्ट टुवर्ड नेटिव स्पीकर्स, ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के असेस करने में चैलेंज ये है कि ये आधारित रहता है किस पर पक्षपातपूर्ण रहता है, टेस्ट टुवर्ड द नेटिव स्पीकर्स, कि नेटिव स्पीकर्स के प्रति वो थोड़ा बाइज रहता है, पक्षपातपूर्ण रहता है, कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो लैंग्वेज लर्नर है वो ऐसे लैंग्वेज बोले जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, बिल्कुल अंग्रेज जैसे बोलते हैं वैसी बोली जानी चाहिए। ये एक मेन चैलेंज है ना। तो ये बी सी इसका सही है। वन चैलेंज इन टीचिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल, इन इंग्लिश राइटिंग स्किल को यानी लिखने की शैली को इम्प्रूव करने का एक चैलेंज है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं। डिफिकल्टी ऑफ करेक्टिंग ग्रामटिकल एरर्स, हाँ राइटिंग में क्या ग्रामर पर फोकस दिया जाता है। अब लिख रहे हो तो उसमें सही आपको लिखना चाहिए, बोलने में ग्रामर का फोकस नहीं होता है, लेकिन जब राइटिंग होती है लिखने की आती है तो लिखने में ग्रामटिकल एरर्स ये मुख्य चैलेंज रहता है। राइटिंग स्किल में ग्रामटिकल एरर ये मुख्य चैलेंज रहता है, ठीक है। तो 20 का सही है। विच मेथड ऑफ एवोल्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी स्टूडेंट्स की जो रचनात्मक और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको असेस करने, उसका आंकलन करने में सबसे उचित मेथड है, कौन सा मेथड है सबसे उचित है ना। मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, ट्रू फॉल्स टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स टेस्ट ये तो होता ही है क्रिएटिविटी चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा है वो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होता है कि कोई प्रोजेक्ट दो बच्चे को, कोई ऐसा कार्य दो जिससे वो असेस कर सकते हैं, हमने आराम से उसको उससे असेस किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल प्रोग्रेस ओवर टाइम रेदर देन कंपेरिजन विद अदर्स, यानी कौन सा असेसमेंट जो एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत प्रोग्रेस पर जोर देता है, कौन सा आंकलन ऐसा है जिसे व्यक्तिगत प्रोग्रेस पर जोर दिया जाता है दूसरों से कंपैरिजन के बजाय। नॉर्म सेंटर्ड इवोल्यूशन, क्राइटेरियन सेंटर्ड, सेल्फ असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सही है। ये क्या करता है कि ये इंडिविजुअल प्रोग्रेस जोर इसलिए देता है क्योंकि इसमें पूरे साल में बच्चे ने क्या क्या किया तो उसका समेटिव होता है, उसका पूरा एक साथ प्रोग्रेस होता है लंबे टाइम से। प्रोग्रेस ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब लंबे टाइम से किसी व्यक्ति ने कितनी प्रोग्रेस की वो समेटिव असेसमेंट में पता चलता है। वोट रोल डज फीडबैक प्ले इन रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग में फीडबैक कितना रोल प्ले करता है। फीडबैक होता है कि मान लो आपने पढ़ा दिया उसके बाद में उसका वापस प्रत्युत्तर क्या मिलता है आपको, फीडबैक क्या मिलता है। रेमेडियल टीचिंग में फीडबैक है वो नेसेसरी नहीं है, नहीं आवश्यकता नेसेसरी है ही। इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स के एंड पर दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। इट प्रोवाइड्स ऑन गोइंग गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव, बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग में जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव, स्टूडेंट्स की इंप्रूव करने में हेल्प करने में ऑनलाइन गाइडेंस को प्रोवाइड करता है, ऑन गोइंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है, यानी इससे स्टूडेंट्स में इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ इसकी गाइडेंस में हेल्प मिलती है। अगला एक क्वेश्चन है 19th लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ द इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग का मुख्य विशेषता नहीं है। देखो रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षा है, जो कमजोर बच्चों के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, उपचार किया जाता है उनका, है ना। तो पर्सनलाइज अटेंशन की ये तो है बिल्कुल कि रेमेडियल टीचिंग में पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे को एक एक करके इसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है उनको। स्पीडिंग थ्रू द सिलेबस, नहीं ये नहीं है, सिलेबस को स्पीडिंग से नहीं करवाया जाता है रेमेडियल टीचिंग में। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू स्टूडेंट्स नीड्स, बिल्कुल टीचिंग मेथड स्टूडेंट की आवश्यकता अनुसार एक्सेप्ट किया जाते हैं रेमेडियल टीचिंग में। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में प्रोवाइड की जाती है, ये है नहीं। तो ये इसमें पूछा है कि नहीं है तो ये नहीं है बी वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग अलोंग विद मी, ठीक है। ऑल्सो शेयर एंड हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो।